हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम। कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे, मजे कर रहे होगे आप लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जेईई मेंस का जो जुलाई का अटेम्प्ट हुआ है तो उसमें अभी सबसे ज़्यादा पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा हार्ड था, कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, कौन सा मॉडरेट था। तो उसके हिसाब से 99 परसेंटाइल में कितने मार्क्स आपको लाने पड़ सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो अभी वैसे सीबीएसई का मतलब सॉरी एनटीए का रिजल्ट एनटीए ने रिजल्ट अभी रिलीज नहीं किया हुआ है। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट का, बट आंसर की आ चुकी है। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क्स अभी तक निकाल लिए हो, कैलकुलेट करके मैच कर लिए होंगे आंसर। तो अब हो सकता है किसी का बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा हो सकता है किसी का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा हो। तो फिलहाल अभी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि क्या पेपर का डिफिकल्टी लेवल था अभी तक, और उसके अलावा आपको फोर्थ अटैम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और क्या आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में खत्म करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और जो मैं बताऊं उसको साथ साथ में ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, शुरू करते हैं एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले पेपर की अगर बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, यानी कि हार्ड भी आप मान सकते हो। पेपर हार्ड कौन सा पेपर था, कौन सी डेट पे, कौन सी शिफ्ट पे था, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और या फिर दूसरे में हम हार्ड माने तो पेपर 27 जुलाई का, यानी कि अभी जो पेपर खत्म हुआ लास्ट अटेम्प्ट वाला 27 जुलाई का जो पेपर था, शिफ्ट 2 का पेपर, वो बहुत ज़्यादा टफ माना गया है। मतलब बहुत सारे लोगों को सबको हार्ड लगा। केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत ईजी मॉडरेट लेवल पे था, और बहुत सारे लोगों को बहुत ही टफ लग गया। ठीक है, तो क्या है कि पेपर का लेवल सही में ज़्यादा टफ था। ठीक है, ये पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है, तो 27 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो अब इसके थोड़ा नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट था, हार्ड मान सकते हो। तो इसका मान के चलो, अब हार्ड किसके लिए होता है? जिसका पेपर बन जाता है उसके लिए आसान हो जाता है, जिससे पेपर नहीं बनता उसके लिए मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब देखो क्या होता है इसमें, बेसिकली 99 परसेंटाइल के लिए आपको कितने मार्क्स लगेंगे। मैंने आपसे पहले बोला था अगर पेपर हार्ड हो जाता है तो डेट मीन परसेंटाइल आपका अच्छा, इसको मतलब परसेंटाइल आपका अच्छा आ सकता है लो स्कोर पे भी। और लेकिन अगर पेपर ईजी आ जाता है, उसमें अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर भी कर देते तब भी परसेंटाइल नीचे चले जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो 99 परसेंटाइल में कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे? 190 टू 195 प्लस आपको मार्क्स स्कोर करना पड़ेंगे 99 परसेंटाइल के लिए, क्योंकि ये पेपर क्या था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। यानी कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसको मान सकते हो, हार्ड मान सकते हो। 27 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट पेपर कौन सा था? मॉडरेट पेपर। ठीक है, मॉडरेट आप मान सकते हो। किसी लोग बोलेंगे नहीं बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन पेपर मॉडरेट कौन सा था? तो इसमें मॉडरेट में आपको बता देता हूँ, 3 पेपर ऐसे रहे, 3 शिफ्ट ऐसी रहे जिसमें पेपर मॉडरेट पूछा गया था। 25 जुलाई का शिफ्ट 1, 25 जुलाई का शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो क्या था? मॉडरेट था। ठीक है, 25 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर मतलब क्या रहा, बहुत लोग स्टूडेंट का रिएक्शन था कि मॉडरेट पेपर था, कुछ था। ठीक है, स्टूडेंट के रिएक्शन के बेस यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और जैसा पेपर रहा है, जैसा मैंने देखा उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो 27 जुलाई को शिफ्ट 1 और 25 जुलाई का शिफ्ट 1 पेपर मॉडरेट पेपर आया हुआ था। ठीक है, ईजी पेपर नहीं था, ना ही ईजी टू मॉडरेट था। कुछ लोग को ईजी टू मॉडरेट लग सकता है, बाकी ज़्यादातर लोग को मॉडरेट लगा पेपर। ठीक है, और कुछ लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग गया। देखो क्या होता है, जब तक आप एग्जाम में पेपर देते हो तो आपको लगता है बहुत मुश्किल पेपर है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यार क्या होता है ना मेरे भाई, जब भी आप घर में पेपर आके देखो तो आपको लगेगा यार कितना आसान पेपर था। ठीक है, यही फर्क हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 25 जुलाई का जो पेपर था शिफ्ट 1 का, थोड़ा मॉडरेट पेपर था। 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर मॉडरेट था। 20 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर भी मॉडरेट था। ठीक है, ईजी भी नहीं था, मॉडरेट मान सकते हो आप। तो इसके लिए आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे? 200 मान के चलो। ठीक है, 200 प्लस आप टारगेट मान के चलो। 200 प्लस अगर आपके आते हैं इस शिफ्ट में, है ना, इस शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम रहा तो आपका मतलब 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मॉडरेट टू ईजी, यानी कि ईजी टू मॉडरेट पेपर में जो पेपर था तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लड़ना नहीं कि नहीं ये शिफ्ट का पेपर टफ था, आसान था। ठीक है, तो आराम से जो मैं बता रहा हूं उसको समझते चलना। मॉडरेट टू इजी की बात की जाए तो यानी कि इजी टू मॉडरेट पेपर जो था, यानी कि 20 जुलाई का शिफ्ट 1, 20 जुलाई का शिफ्ट 1 का जो पेपर था, वो जो पेपर था ना वो क्या था? मॉडरेट टू इजी लेवल पे था। ग्रेट। अब इसमें 99 परसेंटाइल के लाने के लिए पेपर कौन सा था? इजी टू मॉडरेट था, यानी कि इसमें परसेंटाइल थोड़े ज़्यादा आपको लाने के लिए थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो 210 मार्क्स इसमें कम से कम लाने पड़ेंगे। तो अगर आपको 200 मार्क्स आते हैं तो 99 परसेंटाइल आएगा। कौन सी शिफ्ट में? 20 जुलाई की शिफ्ट 1 में। ग्रेट। तो और बात करते हैं 22 जुलाई, यानी कि 22 जुलाई का शिफ्ट 2। 22 जुलाई का जो शिफ्ट 2 है, अब इसमें आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 220 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये पेपर भी क्या था? मॉडरेट मान सकते हो, इजी सॉरी मतलब इजी टू मॉडरेट मान सकते हो ये वाले पेपर को। बहुत सारे लोग को ये पेपर इजी लगा, बट बहुत सारे लोगों को ये भी है कि मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लगा, है ना। तो इसके लिए आपको कितने मार्क्स मान के चलो? 220, 210, 220 लाने पड़ेंगे इस शिफ्ट के लिए भी। कौन से शिफ्ट के लिए? तो 22 जुलाई शिफ्ट 2 का। ग्रेट। तो ये मैंने आपको मॉडरेट टू इजी का समझा दिया। अब इजी का बताता हूँ कि कौन सा पेपर इजी आया हुआ था। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करके तो बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा मॉडरेट लग गया, इजी टू मॉडरेट लगा, बट पेपर अगर सबका कंक्लूजन निकाले तो इजी पेपर था। वो पेपर था 25 जुलाई का। ठीक है, 25 जुलाई का शिफ्ट 2, 25 जुलाई का जो शिफ्ट 2 का जो एक पेपर था वो था इजी, बहुत इजी पेपर था, मतलब स्टूडेंट्स का ही कहना है।
तो 99 परसेंटाइल के लिए इसमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, पेपर इजी है। दैट मीन्स इसमें स्कोर थोड़ा ज़्यादा तब भी चाहिए अगर आपको 99 परसेंटाइल लाने हैं तो 220 से 230 मार्क्स के बीच में मान के चलो आपके कितने आएंगे, 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। 200 में कितने आएंगे, 98 आएंगे, ठीक है। 200 में या 190 प्लस मान के चलो तब आपके 98 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आई हो कुछ सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपका जो भी स्कोर आया, जो भी आपने कैलकुलेट किया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको परसेंटाइल बता दूंगा फिर, या फिर आपका कोई भी साथी है तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको 4th अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यार सबसे पहले आप अपने पास्ट को देखोगे, आपने अभी तक 3 अटेम्प्ट दिए, तो तीनों में कुछ ना कुछ आपने बेटर देखा हुआ हो सकता है। किसी में आपने तीसरे अटेम्प्ट में बहुत आपने अच्छा स्कोर किया हो सकता है आपने सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर किया हो, थर्ड अटेम्प्ट में स्कोर अच्छा ना किया हो सकता है तीनों में से 2 आपके अटेम्प्ट बहुत अच्छे गए, दोनों में आपने स्कोर अच्छा बढ़िया किया है, तीसरे में मतलब अच्छा नहीं आया है, ठीक है। तो मतलब कि तीनों अटेम्प्ट में से अगर आपने एक अटेम्प्ट में भी अच्छा स्कोर किया है तो आप 4th अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हो। 2 अटेम्प्ट आपके अच्छे गए हैं तो आप 4th अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो। लेकिन अगर आपके तीनों अटेम्प्ट में से एक भी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं आया है तो आपको कहते से 4th अटेम्प्ट के लिए तैयार नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपने आप से सच बोलो, ठीक है। क्योंकि क्या है, हो सकता है आपको पढ़ाई में सही में इंटरेस्ट नहीं लगा हो, ठीक है। आपको सही में समझ में आ गया हो कि नहीं यार, मतलब मेरे से सही में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ये वो इस चक्कर में। तो क्या है, हो सकता है कि आपको सही में भी इसलिए मार्क्स ना आ पाए हों। तो आप अपने आप से सच बोल लो और 4th अटेम्प्ट के लिए तैयारी फिर मतलब मत करना, ठीक है। अगर आपको तीनों में अच्छे नहीं आए हैं तो अगर हो सकता है तीनों में से एक भी अगर अच्छा आया है, स्कोर आया है, तो आप 4th अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो। अभी भी टाइम है, 3 से 4 हफ्ते हैं, तो आप 4th अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हो। ग्रेट। अगर 2 अटेम्प्ट अभी आपने अच्छे दिए हुए हैं, आपको थोड़ा बहुत ग्राफ इंक्रीज दिखा हो, यानी कि आपका 3rd अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, या आपका मान लो मार्च में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, या फरवरी वाले अटेम्प्ट में आपने अच्छा स्कोर किया, तो आप 4th ये वाले अटेम्प्ट में जो अभी अगस्त में होने वाले हैं, तो आप उसके लिए तैयारी करो, ठीक है। तो आप वो दे सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। देखो यार, जो भी आपने पढ़ रखा है इसमें अब से रिवीजन किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे तो काम बनेगा, तो नंबर आएंगे। और सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो, सब पढ़ोगे दिक्कत में पढ़ोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे हर बार आते ही आता है वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मैं अब बताता हूँ फिजिक्स के लिए ध्यान से सुनना। फिजिक्स के लिए आप सबसे पहले मैकेनिक्स को पढ़ लो। मैकेनिक्स से कई बार इजी क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, तो आप वो भी आसानी से पेपर बना सकते हो, तो उसको जरूर करो मैकेनिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स भी कर सकते हो, टाइम है 3-4 हफ्ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी कुछ सेलेक्टेड कुछ चैप्टर्स कर लो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। और डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर भी होते हैं, इससे बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे आते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको भी कर लेना है, ठीक है। साथ में इजी है, आसान है, जल्दी कवर किए जा सकते हैं और रिवीजन किए जा सकते हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेमीकंडक्टर्स वगैरह चैप्टर्स हो गए, ठीक है। एटम्स, न्यूक्लियर, ये स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, राइट। इससे 2-2, 3-3, एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको आप तैयार कर लो तो क्या फिजिक्स आपका बेटर हो जाएगा इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तैयार कर लेना, और इसके अलावा जो आपने पढ़ रखा है उसको तैयारी करनी है, उसको रिवाइज करना है, और साथ में क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट बने चाहे ना बने, लगाना है, मतलब लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि आपको उससे फील आएगी, आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा बस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉक टेस्ट की। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए हमेशा बोलता हूँ 3D वेक्टर से पढ़ा करो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, यानी कि थोड़े बहुत सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार ट्रिकी भी आ जाते हैं। तो लेकिन 3D और वेक्टर्स अगर आप करते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो थोड़ी बहुत, तो इससे क्या आपका स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है मैथमेटिक्स में। और कैलकुलस आपने हो सकता है 12th में पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपका मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, ये इतने आसान चैप्टर होते हैं, इससे क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन कई लोग से बनते ही नहीं, क्योंकि वो तैयार नहीं करते लास्ट में। ये जो चैप्टर्स है ना, जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये स्कोरिंग है, इनको तो करना ही करना है। इसके अलावा आप चाहे पैराबोला है ना, स्ट्रेट लाइन आप पढ़ सकते हो 11th में, अगर आपने अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो जो भी 11th का आपने पढ़ा है उसको पहले स्ट्रेंथन कर लो, रिवाइज कर लो, जितना है सब नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो तो करो, यानी कि जिसमें आपको एक क्वेश्चन में आपको सारा कॉन्सेप्ट मतलब वो हो जाए, रिफाइन हो जाए, अच्छे से दिमाग में चढ़ जाए। और 12th का जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जितना सिलेबस किया, उसका आप रिवीजन कर सकते हो कम टाइम में, तो बढ़िया है। इस तरीके से मैथ्स आपका बेटर होगा, फिजिक्स बेटर होगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करना है। फॉर्मूला अच्छे से समझ लोगे, टर्म्स क्लियर होंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा ये सब दिया हुआ है, इसमें थोड़ा आपको क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद फिर सॉल्व करना है। इस तरीके से आप अपना केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी लगा लो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो जेईई के, तो जिससे भी क्या है आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और बात करते हैं इनऑर्गेनिक की चुपचाप एनसीईआरटी कर लो, डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ, इससे भयंकर क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे 3rd अटेम्प्ट में, भरे हुए रहे केमिस्ट्री से ये वाले क्वेश्चन, तो इसको तो किसी हालत में छोड़ना नहीं है 4th अटेम्प्ट के लिए। 3rd अटेम्प्ट आपने दिया है तो आपको आइडिया बहुत कुछ लग गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ये टॉपिक आपको पता चल गया होगा 3rd अटेम्प्ट से, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इस तरीके से आप अपने केमिस्ट्री के लिए डिजाइन करो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चुपचाप एनसीईआरटी कर लो, बस उतना सफिशिएंट है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, इधर उधर से प्रैक्टिस करनी है, कर सकते हो आप, है ना। जेईई में से थोड़े बहुत 5 से 10 साल के क्वेश्चन लगा लो, डेफिनेटली आपको वर्थ इट हो सकता है। क्लियर। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी स्टेप बाय स्टेप, ये टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो, अभी टाइम है।
अगर इन सबको कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा फोर्थ अटेम्प्ट में भी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना। और अगर आपको लग रहा है कि यार तैयारी अब नहीं हो सकती है, टाइम आपके हाथ से जा चुका है, आपको पूरा मतलब समझ में आ गया 3 अटेम्प्ट में कुछ नहीं तो फोर्थ में भी कुछ नहीं हो पाएगा, ये वो तैयारी आपकी डामाडोल है, और आपको मतलब अपने आप से सच बोलो, क्योंकि सबका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, ये बात आप ध्यान से समझो, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो नहीं, तो आपके ऊपर है। और फिर प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको जाना है तो फिर आप जा सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें सीधा पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि आपने तैयारी नहीं करी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आप तैयारी पे अपना 100% दो, जो भी आपका है, अपना प्रिपरेशन पे 100% दो, जो भी मॉक टेस्ट लगाना है लगाओ, ठीक है, कुछ छूटने ना पाए, है ना। मेन बात ये रहती है एग्जाम से पहले को ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हो पाया, ये सब कर सकते थे, तो ये सब रिग्रेट एग्जाम से पहले हटना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अपना 100% दे दो, अभी टाइम है, 3 हफ्ता है, 3 to 4 वीक है यार, आराम से कवर किया जा सकता है ये सारे सिलेबस को, ठीक है, जिससे आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज जाना है तो आप जा सकते हो, नहीं तो आपके अंदर फायर है कि आपने एक अटैम्प्ट में भी अच्छे से स्कोर किया हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंट है, तो यार मेरी तरफ से पूरी तरफ से अपना 100% दो फोर्थ अटैम्प्ट के लिए, और जी लगा दो, जान लगा दो, अपना सब पूरा इनपुट डाल दो उसमें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं इसको तो कर लेना, उसके अलावा आपने जो भी पढ़ रखा है, प्रिपेयर किया है मटेरियल से, है ना, इधर उधर से, आपके असाइनमेंट से, डीपीपी से, उसको आप कवर कर लो, उसको आप प्रैक्टिस करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पैकेजेस वगैरह हैं जो भी आप कोचिंग की मटेरियल के, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो डेफिनेटली, तो आपको बेनिफिट होगा ही सही, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ऐसे ही साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। बस उम्मीद मत करना आपका थर्ड अटैम्प्ट अच्छा गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। कोई कॉलेज की तो फ्यूचर नहीं डिसाइड करता, कोई भी कॉलेज में आप जाओगे तो उसके बाद जब कॉलेज में करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कॉलेज में जाओगे ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कॉलेज में क्या करने वाले, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कॉलेज मिले तो ठीक है, आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो कॉलेज में आप क्या पढ़ने वाले हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी कॉलेज में जाओ उसमें ये रहता है कि आपने क्या सीख रहे हो, ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं जो IIT NIT में पढ़े तो भी उनका मतलब प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऐसे बहुत लोग हैं जो Tier 2 Tier 3 कॉलेज में रहे और आज के डेट में अमेजॉन में, गूगल में प्लेस्ड है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दिमाग को खोलना पूरी तरह बंद मत कर लेना कि अगर मान लो आपका जेई अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। जेई में से लाइफ का पार्ट है, ठीक है, ये मतलब एंड गोल नहीं है, एग्जाम है, कॉलेज के लिए आप एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये एंड गोल नहीं हो सकता, ये लाइफ का पार्ट है, इसमें आपको अपना 100% देना है, जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो अपनी पूरी ताकत लगा दो, फोकस लगा दो, जो आपको ठीक लगता है, आपके पेरेंट्स को ठीक लगता है वो डिसीजन लो। ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, दोस्तों तक फैलाओ, वीडियो को शेयर करो, और इस तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट की मेरे को ज़रूरत है आपकी, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट दो मेरे को, ठीक है। और अगर आप मतलब प्रियांश गौतम परिवार में आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करो। चैनल मैं नहीं बोलता, मैं परिवार बोलता, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का ये चैनल है, इसलिए आप सब्सक्राइब करो, और इन फ्यूचर आपको मैं अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी डाउट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।